नमस्कार दोस्तों, डीबी डायलॉग के इस नए एपिसोड में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि लगभग 50 दिन हो गए हैं, मणिपुर की हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। रोज वहां से हत्याओं और आगजनी की खबरें आ रही हैं। 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, 250 से ऊपर चर्च जलाए गए हैं। एक बहुत भीषण जाति हिंसा और सिविल वार जैसी सिचुएशन है वहां पे। तो दोस्तों, मणिपुर की सिचुएशन पे बात करने के लिए हमारे साथ मणिपुर में जन्मी, इम्फाल में जन्मी एक स्कॉलर, सोशल वर्कर जिन्होंने जेएनयू में पढ़ाई की है, हार्वर्ड में पढ़ाई की है, जेएनयू से एमफिल किया है। बहुत लंबा अनुभव बीना जी का, 20 साल से ऊपर का सोशल सर्विस का है और एक्टिविज्म का है, विमेन राइट्स के लिए है, गन सर्वाइवर्स के लिए है। एक लंबी लड़ाई बीना जी ने लड़ी है मणिपुर में और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए। मुझे याद है कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोग का पलायन हो रहा 2012 में एक अफवाह की वजह से, तब बीना जी आप बहुत एक्टिव थी और हमारी आपकी बात भी हुई थी। बीना जी, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं बहुत सिचुएशन खराब है। कल सोनिया गांधी का एक बहुत ही मार्मिक अपील भी आई है जो कि पॉलिटिशियंस की नहीं आ रही थी, और अब एक ऑल पार्टी मीटिंग भी हो रही है, लेकिन सिचुएशन बहुत खराब है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके परिवार के लोग और आपके घर के लोग कैसे हैं, सुरक्षित हैं कि नहीं हैं, क्या स्थिति है? धन्यवाद प्रशांत जी। हम ज्यादातर हिंदी में बोलने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपका जो ऑडियंस है और भारत का भी भाषा है, सो पहली बार हम हिंदी में बोलने की, इंटरव्यू देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले, कोई भी मणिपुर में 3.3 मिलियन पीपल, सिचुएशन बहुत गंभीर है। कोई भी सेफ नहीं है वहां पे। पूरा हमारा फैमिली, या एज आई सेड 3.3 मिलियन पीपल का फैमिली, कोई भी सेफ नहीं है। वो सिविल वॉर जैसा नहीं, सिविल वॉर हो रहा है अभी। आज 24 आवर्स के अंदर पूरा आईईडी ब्लास्ट हुआ है, लैंड माइन्स, 2 लोग का मृत्यु हुआ है लास्ट 24 आवर्स से। डेथ टोल इट्स नॉट 100, 100 से ऊपर की बात नहीं है, ये डेथ टोल ओवर 200। और इसमें बहुत शरीर मिल भी नहीं पा रहा है क्योंकि जला दिया गया है। प्रशांत जी, जो मणिपुर में जो हिंसा हम जो देख रहे हैं, कभी नहीं मणिपुर में ऐसा, हमारे मणिपुर के इतिहास में इतना एट्रोशियस हिंसा तो हो रहा था देश में। कॉन्फ्लिक्ट जोन है नॉर्थ ईस्ट में, मगर पहली बार मॉडर्न मणिपुरी हिस्ट्री में जिस तरीके से हत्या किया हुआ है, घर जला रहा है, मोर देन 10,000 घर जला दिया, एक से ऊपर लेके। नंबर 1, नंबर 2, beheadings, torture after that। बट इतना क्या बताए, जो नफरत फैलाया गया है, ये हम बोलता है ये नॉर्मल नहीं है। क्योंकि जो लोग लड़ा रहे हैं कुकी वर्सेस, कभी भी ऐसा हिस्ट्री में झगड़ा नहीं हुआ इन कम्युनिटी का। सो हम बोल रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, जानबूझ के इंजीनियर हुआ है। जो लोग, जो बंदूक, जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग करते हैं, वो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, हम लोग बोला है एक दिन, फर्स्ट वीक ऑफ मे से हम बोल रहे हैं ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, जानबूझ के इंजीनियर किया हुआ है। प्रशांत जी, एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि मणिपुर एक बहुत खूबसूरत राज्य है, बहुत अच्छे लोग हैं। हमको गोल्ड मेडलिस्ट दिए हैं मणिपुर ने, ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट दिए, वर्ल्ड चैंपियंस दिए हैं। बिल्कुल। तो ऐसा क्या हो गया कि भारत के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले और अमेरिका चले गए? उसके पहले मन की बात आई, उसमें भी नहीं बोले। मणिपुर के पॉलिटिशियंस लोग दिल्ली में कैंप करते रहे, उनसे मिले नहीं और अमेरिका चले गए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप वहां पे प्रधानमंत्री के इस रवैये से?
मन की बात हो गया है मौत की बात। मणिपुर में पूरा दुखता है कि जो प्रधानमंत्री, जो पूरा देश का, वो प्रधानमंत्री गुजरात का ही नहीं है ना, ये प्रधानमंत्री हमारा भी है। प्रधानमंत्री का क्या मतलब है? पूरा देश का फादर फिगर है, माँ बाप की तरह होता है ये प्रधानमंत्री। वो देश चलाने के लिए वो सबने उसको चुनाव में वो ही इज देयर, बट जब घर में जो माँ बाप सुनते नहीं ये बात बच्चों का, क्या बच्चों के दिल में क्या बीत जाएगा? सो ये जो प्रधानमंत्री का जो मौन व्रत हो रहा है मणिपुर के बारे में, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। उनका मौन व्रत हमारी मौत व्रत हो गया है प्रशांत जी, क्योंकि जिस तरीके से 3 मई से वायलेंस चल रहा है और वो एक शब्द भी नहीं बोला है, इसका क्या मतलब है? कि आप जानते हैं कि क्या हो रहा है और जानबूझ के करवा रहे हैं आप। साइलेंस का क्या मतलब है? कि आप कॉम्प्लिसिट है? नहीं है तो बोलिए। आप प्रधानमंत्री है, पूरा देश का प्रधानमंत्री है, मणिपुर का भी प्रधानमंत्री है। इसीलिए पूरा मणिपुर के लोग पूरा डिसअपॉइंटेड है कि प्रधानमंत्री ने एक लफ्ज भी नहीं बोला है, छोड़ो लफ्ज नहीं, ट्वीट भी नहीं किया कि हम सैड है। और ऑलमोस्ट नाउ क्लोज टू 200 लोगों का मृत्यु हुआ है। दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। सो एंड प्रशांत जी, मणिपुर का नाम है, ट्रांसलेटेड है लैंड ऑफ ज्वेल्स। ये आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगी क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मणिपुर क्या है समझना बहुत जरूरी है प्रशांत जी। सो प्लीज 1 मिनट मेरे को दे दीजिएगा। मणिपुर लैंड ऑफ ज्वेल्स, भारत का बाउंड्री, पूरा साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया का भारत का बाउंड्री जो प्रोटेक्ट कर रहा है, मणिपुरी लोग प्रोटेक्ट कर रहा है प्रशांत जी। दिस इज द लास्ट, मणिपुर वॉज द लास्ट किंगडम इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो ब्रिटिश ने अपने कॉलोनाइज किया हुआ है 1891 में। ये बहुत बड़ा सुंदर और ऐतिहासिक सिविलाइजेशन थे मणिपुरीज, एंड दिस इज वाई मणिपुरीज छोटा सा स्टेट है मगर उन्होंने इतना ओलंपियंस को इंडिया को दिया है, कितना इंडियंस को प्राइड लाया है मणिपुर में। रासलीला जैसे एकदम सुंदरता, सॉफ्ट डांस दिया हुआ है इस स्टेट में। पोलो जो गेम है ना, ब्रिटिश का खेल नहीं है, मणिपुरी लोग ने इन्वेंट किया था प्रशांत जी, together with the Mongolians from 2 places, and Manipuris gave also polo to the world. जो ब्रिटिश ने वो मणिपुरीज को खेलते हुए देखा सिलेट में, and then they took it to England. So all I'm saying is बहुत ऐतिहासिक जगह है, बहुत 3000 years old का हिस्ट्री है प्रशांत जी। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से पहले मणिपुर का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है 1947 में, एंड इवन इन द एंशिएंट टाइम्स 12th सेंचुरी का भी कॉन्स्टिट्यूशन है। सो बहुत इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक एशियाटिक नेशन स्टेट है। सो आफ्टर इट जॉइन द यूनियन ऑफ इंडिया इन 1949, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेड कि मणिपुर का टेरिटरी प्रोटेक्ट करेंगे। Now, जो 3rd May का जो हिंसा हुआ है, it is not because they wanted ST status, it is one of it. But the main issue is, right now, Manipuris को उनके मन में बहुत डर फैलाया है कि मणिपुर का ना टूट जाएगा वो पूरा स्टेट। And the breaking of Manipur will also mean the breaking of Northeast. बहुत नेशनल सिक्योरिटी का इशू है प्रशांत जी, क्योंकि मणिपुर ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर बेल्ट बॉर्डर बर्मा से लागू है। Now, after the Burmese military coup, more than 1.4 million Burmese को ना पूरा डिस्प्लेस्ड हुआ है। उसमें से हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट मणिपुर के adjoining बॉर्डर सगाइंग डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। सो काफी लोग बर्मा से मणिपुर घुस गए हैं प्रशांत जी। सो मणिपुरीज बोल रहे हैं कि
एक मिनट में आपको रोकता हूँ, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है आपका, लेकिन आपकी आवाज आ रही है तो ठीक है, आवाज आ रही है तो आवाज से हम हमारे दर्शकों को आपकी बात तो सुनाई पड़ेगी। वीडियो रुक रुक के आ रहा है, कोई बात नहीं। देखिए, एक बैकग्राउंड है उसका, मैं ये दर्शकों को, क्योंकि हिंदी के जो हमारे दर्शक हैं उनको यहाँ मीडिया में बहुत कुछ नहीं आ रहा है बीना जी, और उस ये कैसे ट्रिगर हुआ इतना भीषण वायलेंस और हिंसा, उसका एक बैकग्राउंड है। और जैसे मान लीजिए कि मैं अगर आपको बताऊं कि फरवरी के महीने में, आपको मालूम होगा, फरवरी के महीने में एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुआ। और जो वहाँ पे मीती समुदाय के लोग हैं वो घाटी में रहते हैं और पहाड़ों में कुकी और नागाज रहते हैं, और ये लगभग 16% और 24% की पॉपुलेशन जो पहाड़ों में रह रहे हैं, और 53-54% मीती हैं जो कि वैली में रह रहे हैं। अब फरवरी के महीने में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुआ। उसके बाद सरकार ने 11 अप्रैल को 3 चर्च गिराए, डिमोलिश किए। 20 अप्रैल को मणिपुर के हाई कोर्ट का फैसला आ गया, जिसमें सुझाव दिया गया कि जो मीती समुदाय है उनको शेड्यूल्ड ट्राइब में, जो उनकी बड़ी पुरानी मांग थी, उसमें रखा जाए। बात यहाँ पे आती है कि मीती समुदाय के लोग हिल्स में जमीन नहीं खरीद सकते क्योंकि वो ट्राइबल रिजर्व लैंड है और फॉरेस्ट रिजर्व लैंड है। तो ये सारा बैकग्राउंड था। 28 अप्रैल को मुख्यमंत्री वहां जाते हैं और एक ओपन जिम का उद्घाटन करने, और वहां के बाद, उसके बाद सिचुएशन खराब होती है। और एक वहां पे 3 मई को सॉलिडरिटी मार्च निकलता है, बिल्कुल, और उस मार्च के बाद स्थिति खराब होती शुरू होती है। तो ये ट्रिगर क्या हुआ, क्या बैकग्राउंड है इस पूरे विवाद का, वो जरा बताएं हमको। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपका हमारा वीडियो नहीं आ रहा है क्योंकि इंटरनेट, बट प्लीज हमारी आवाज आपके व्यूअर्स, प्लीज होप इट रीचेस देम। प्रशांत जी, ये जो मणिपुर में जो हिंसा हो रहा है पूरी तरह के, ये 3 मई का और या फरवरी का हिंसा नहीं है। ये हिंसा गोज बैक टू बहुत पुराने हैं। द प्रॉब्लम इज दिस, मणिपुर में ना, जब मणिपुर का जो मर्जर हुआ है उस पे काफी लोग जो अंडरग्राउंड बोलते हैं, अंडरग्राउंड जो चले गए थे, तो वो दे आल्सो फेल कि जो मर्जर हुआ है इन इंडिया विद मणिपुर ठीक से नहीं हुआ है। वो झगड़ा तो चल रहा था फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब गुड गवर्नेंस रादर देन रिजॉल्विंग द इश्यू, भारत ने लागू किया था अफ्स्पा। अफ्स्पा को मालूम होगा ना, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स है। लागू हुआ, मिलिट्री लाया, ठीक है मिलिट्री लाया, मगर गुड गवर्नेंस किया होता ना 1940s, 50s पर्टिकुलरली 60s और 70s में, 30 इयर्स का, तो सिचुएशन इतना गंभीर नहीं होता जो अब हम लोग इस मई की हिंसा से हम लोगों को सारा कन्फ्रंट होने। क्योंकि मैंने खुद रिसर्च किया है जेएनयू में इसके बारे में, क्योंकि हमको भी नहीं, जब बचपन से हम भी बोल रहे हैं कि इतना हिंसा क्यों है। हिंसा मई की बात नहीं है प्रशांत जी, हिंसा बचपन से, जब उसी दिन मेरा को पैदाइश हुआ है, मेरे माँ बाप ने बोला कि उस दिन भी बहुत हिंसा थे मणिपुर में, मिलिट्री कॉम्बिंग ऑपरेशंस थे, और अभी भी सिचुएशन कम ना। सो लेट मी कम बैक टू द पॉइंट। सो व्हाट हैपेंड इज दैट 1970s अर्ली 80s में ना इंसर्जेंसी शुरू हुआ मणिपुर में, ठीक है। ग्रुप्स 1 और 2 ग्रुप्स निकले थे, बट अराउंड 1820 जो गुरिल्ला वारफेयर शुरू हुआ है, छोटा मोटा। देन 1980s में वैली एरिया पे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स लागू हुआ है। उसके बाद नागा कॉन्फ्लिक्ट भी उस समय आ रहा था, आपको सुना होगा नागा का कॉन्फ्लिक्ट ना, वो 70s 80s में सारा शुरू हुआ है। एंड देन 70s 80s is very important to understand what's happening. And then in the 1990s इसमें हुआ है ना रोल ऑफ गवर्नमेंट। उस समय नागा और मैतेई इंसर्जेंसी को दबाने के लिए, एंड उस समय कुकी नागा क्लैश भी हुआ था
प्रशांत जी, कुकी नागा क्लैश में ऑलमोस्ट 1000 लोग का मृत्यु हुआ है. This is not the first time कि मणिपुर में, but yes, the first time between Cookies and Meiteis, but 1990 to 1993, 90s में ना बहुत बुरी तरीके से पूरा पहाड़ में ना इस क्लैश में पूरा बस उसमें बच्चे औरतें गिरा दिया, को मरवा दिया. बहुत बुरी करके एथनिक क्लैश हुआ बिटवीन कुकीज एंड नागास. उसमें 1000 प्लस लोग का मृत्यु हुआ है, बहुत लोग डिस्प्लेस हुआ है. So after that, the जो कुकी पीपल जो अभी between the Meiteis जो झगड़ा हो रहा है, they also felt कि उनका threat हुआ है. और that situation, around that time the cookies also started बंदूक उठाना, ठीक है ना. And then the government, like cookie groups, almost like 20 plus cookie insurgent groups निकला हुआ है उस समय से. And some of them came on their own, but I think some of them were also helped by the people close to the Indian government. This is something which I think we should tell this, because Northeast का हिंसा को दबाने के लिए, आग जो है बुझाने के लिए, आग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो खेल किया है एजेंसीज ने, उसके वजह से बहुत एथनिक ग्रुप्स का आर्मिंग हुआ है, छोटा छोटा एथनिक ग्रुप्स. सो मणिपुर में ऑलमोस्ट 34 प्लस एथनिक ग्रुप्स है. सो मेनी ऑफ देम स्टार्टेड आर्मिंग अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में. प्रशांत जी, 72 आर्म्ड ग्रुप्स है. उसमें से आई थिंक 4 or 5 मस्ट बी लाइक अपने आप निकला. बाकी इज ऑलवेज ऑल्सो इवन आवर ओन पॉलिटिशियंस, जो नॉर्थ ईस्ट के पॉलिटिशियंस है, वो लोग भी अपना वो दे ऑल्सो हेल्प दिस. हमने कितने साल से बताया है जो रिसर्च एंड राइटिंग कि जो हमारा डेमोक्रेसी का जो क्रिमिनलाइजेशन हुआ है, हम बोलते हैं उसको डेमोक्रेसी एट गन पॉइंट. हमारा जो वोट्स है, इट इज नाउ एट गन पॉइंट. इट इज सो टू आपके व्यूअर्स को लेट देम अंडरस्टैंड कि नॉर्थ ईस्ट का डेमोक्रेसी हैज नेवर बीन अ जेन्युइन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी एट गन पॉइंट, उसमें से जो जिसके साथ बंदूक है, उनके हाथ में बंदूक या ग्रुप है, वही इलेक्शन जीते रहे. Let us see which honest person has won in the Northeast for a long time, and particularly in Manipur. So that is number one, the criminalization. Number two, drugs. Northeast of India, Manipur is very close to the Golden Triangle area, which is Burma, Laos, Thailand, which produces almost close to 60% of the world's heroin. After the Burmese military coup, many of the Burmese warlords shifted his operation to Manipur and the northeast of India, Prashantji. They shifted. So United Nations Office on Drug and Crime has in their latest report shown that the increase of drug producing sites in Manipur and northeast of India bordering Burma. And that's why the Indian government, I think, gave about 100 crore to the Manipur government to do war on drugs. Because what is happening is, if you plant poppy in the hills, all the deforestation ho jata hai. Now, not only deforestation, poppy production में, planting में, a lot of chemicals are used, जो अपने environment को destroy करता है, क्योंकि वही पहाड़ से तो पानी पीने के लिए आते हैं ना, for like one of the waste streams जैसे जाता है. So there was a lot of shortage of water. People in Manipur were facing a lot of environmental challenges because of this. And as a result, there were attempts made to say, do not deforest, but rather plant other things which would be useful. But I think that's something the government had not literally failed to do. If you want, so what I'm saying is, please, as a responsible journalist, please investigate the role of Burmese drug lords in the Manipur conflict. Please investigate that, because once you have, opium, poppy, all of this, उसमें से बहुत lucrative trade है. उसी से बंदूक खरीद देता है, उसी से votes खरीद देता है. So please have a check of who are the leaders, political leaders of any community in Manipur, and trace their drug linkages, connection with insurgents and drugs. If you understand this, you will understand what is happening in Manipur. And that is why the people of Manipur, some of us
who have been acutely watching this situation knows that this is not a struggle between two communities, but rather it is a struggle to control territories for drugs. It's to be able to control the politics and the vote banks. And let's not forget कि next year चुनाव है. So ये जो स्थिति है पूरा क्रिएटेड है, इंजीनियर्ड कॉन्फ्लिक्ट, जो उसमें से इन द एंड प्रशांत जी कोई भी हिंसा में ना, वो जो हिंसा करने वाले तो अपने अपने आराम से अपने जगह में रहते हैं, बंकर्स में और या सेफ एरिया पे जेड कैटेगरी में. और जो हमारा दिल दुखता है कि जो मर रहा है आम जनता है, लोग, औरतें, 83-year-old वुमेन, वो शी कुडंट रन, वो भाग नहीं पाया तो उसको जला दिया गया है. एक माँ और उसकी बेटा 7 साल की एम्बुलेंस में जला गया है. ये क्या हिंसा है कि इंसानियत खत्म हो गया है. मणिपुर विच इज सच अ ब्यूटीफुल स्टेट प्रशांत जी, जो भारत का रक्षा कर रहा है बॉर्डर में, जला दिया है इन ड्रग लॉर्ड्स ने, ड्रग ट्रैफिकर्स, गन रनर्स, ह्यूमन ट्रैफिकर्स में. सो दिस इज समथिंग, दिस इज अ नेशनल इशू. या एक बहुत इंपॉर्टेंट आप एस्पेक्ट दे रही हैं कि जो बर्मा के या म्यांमार के जो ड्रग लॉर्ड्स हैं उनका एक रोल है, और जो वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से जो पलायन हुआ वो एक रोल है. उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक करके चीजों को समझते हैं. आपने कहा कि 1980 के दशक में मणिपुर में इंसर्जेंसी या आतंकवाद या अतिवाद शुरू हुआ, हिंसा शुरू हुई, और लगभग 30-40 वहाँ पे जो है इंसर्जेंट ग्रुप्स आ गए. हाँ, 1980 में ही आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट वहाँ लागू होता है. ओनली इन द वैली. एक और कोई वहाँ पे एक चीज इंट्रोड्यूस हुई जिसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ. वो थी कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, SOO एक्ट आया. यस. और उसमें कोई 30 ग्रुप्स थे, जिसमें 25 ग्रुप्स में जो 25 इंसर्जेंस ग्रुप्स थे, कुकी ग्रुप्स, उन्होंने उसमें दस्तखत किए और वो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस का हिस्सा बने. एक तरीके का युद्ध विराम था, सीज फायर था. ये क्या था और इसका आज की हिंसा में क्या उसका मतलब है? और दोस्तों एक बार बीना जी अपना जवाब दें एक बार और, बहुत खेद के साथ कि किसी टेक्निकल वजह से बीना जी का वीडियो रुक रुक कर आ रहा है, लेकिन उनका ऑडियो पूरा है, क्योंकि मणिपुर की हिंसा को समझना बहुत जरूरी है और बीना जी वहीं की हैं, इसलिए बीना लक्ष्मी जी को सुनिए जरूर. वीडियो भले ही रुक रुक कर आ रहा है. बीना जी बताइए कि जो SOO था जिसमें 25 और उसके बाद सरकार ने सस्पेंड किया अभी हाल में, तो ये इसका मतलब क्या है इस हिंसा से? यस, बिल्कुल. ये नॉर्थ ईस्ट इन इंडिया पे ये जो बिकॉज ऑफ दीज इंसर्जेंसीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज करंटली आई थिंक doing 17 peace talks. Peace talks चल रहा है. It's not just all over. Okay, peace talks, because naturally government would like, वो लोग जानते हैं कि government also want to see कि development लाए, शांति लाए. So I know that these efforts, peace talks, suspension operations, ये है मुद्दा है शांति लाने के लिए. I understand that, right? But what has happened is that, but as I said, जो background मैंने दिया है कि first of all हिंसा क्यों शुरू हुआ है, ये जो groups first of all कैसे लाए, and plus this suspension operations is signed between these different groups. And of course, in this particular suspension of operations, the Kuki groups have been, they agreed, and they were staying in designated camps. It is a lot of men with guns. So they, after signing these suspension of operations, they are put in designated camps. They are supposed to be there. Their arms are counted. But as I mentioned, in the first place, who set up these groups? Currently, there's a lot of mistrust of what is happening, how genuine are these suspension of operations, and what happened on 3rd of May, which many people are telling on the ground, is this, that those who are in the suspension of operations, they came out at the end of the peace rally, before the burning of the houses started in
the foothills in Torbung and Bishnupur areas. And we have seen lots of images कि जो हथियार जो ऑटोमेटिक वेपन्स AK-47 लेके घूम रहा है, ये सब इमेजेस आ रहे हैं मणिपुर में. ये कभी हिस्ट्री में हुआ ही नहीं है, क्योंकि मणिपुर में मोर देन 40 इयर्स प्रशांत जी, जब से हिंसा शुरू हुआ है, इंसर्जेंट्स को ना उसका नाम हम देता है अंडरग्राउंड, क्योंकि वो देखता नहीं है हम लोग, वो ना चुप चुप के, क्योंकि अफवाह है तो जहां भी वो देखे इंडियन आर्मी दे आर किलिंग देम, सो वो चुप चुप के रहते हैं. नाउ व्हाट इज वेरी स्ट्रेंज नाउ इज जो पहले जो आतंकवाद हुआ है सस्पेंशन ऑपरेशन के बाद, वो खुले आम बंदूक लेके आ रहा है. दिस वॉज व्हाट रियली जो मणिपुरी के लोग में जो एक घबराहट सा हुआ है, जो टेंशन हुआ है कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के लोग कैसे ऐसे बाहर में आके खुले आम ऑटोमेटिक वेपन्स जो भारत के लॉ के हिसाब जो बैन किया हुआ है, इंडिया डजंट अलाउ ऑटोमेटिक वेपन्स, सो कैसे आ गया है. So the government of India have a lot to also reply to the people of Manipur. Why did they allow people who are under suspension of operations to go out in the streets with the automatic weapons? This is something. बीना जी, हाँ, ये जो खुलेआम AK-47 हथियार लेके सड़कों पे घूमना और हिंसा करना, कब से शुरू हुआ है? एक महीने से शुरू हुआ है. 3rd मई से शुरू है प्रशांत जी, 3rd मई से. यानी जब वो ट्राइबल सॉलिडरिटी मार्च निकला उसके बाद से. In that tribal solidarity march, it ended, and then the people with AK-47 were in that solidarity march. That is why it enraged the people of Manipur. How come if those who are under suspension of operations are joining in the so-called peace rally with these sophisticated weapons? This is what really, this is the origin of the trigger of, and now as a result, the valley people raided armories because they said if they have automatic weapons and they are fully armed, they are threatening, burning homes. That's why the hinsa in valley also started, Prashantji. It was not just the High Court ka order. High Court ka order was a paper order. But then, of course, anything that you, under the Indian constitution, कोई भी Indians could say कि हमको ये चाहिए, जान भी चाहिए, तो लिख के दिया है, then government will decide. The President of India, Indian Manipur High Court cannot decide. It was an application. But what really triggered was images of AK-47 assault-wielding rifles, former armed groups who are in suspension of operation joining the rally, followed by the burning of homes in Torbung and other parts in Churachandpur, Bishnupur district areas, which enraged the people in the valley. And they also started in a very, very, very tragic way. They started also attacking the people in the valley who are belonging to the Kuki community. So as a result, पूरा जो आग लगाया है 3rd और 4th of May में, प्रशांत जी, मैं क्या बताऊं, इस 3rd और 4th का हिंसा में हमारा दिल तोड़ा है. पूरा दुख तो कुछ भी नहीं है, दुख की बात ही नहीं है. पूरा हमारे जितना सालों से, सेंचुरीज से, जो मणिपुर का जो इतना ब्यूटीफुल नेम, उसका पूरा उसमें कलंक लगा दिया है इस वायलेंस में. जी, वो हाई कोर्ट के फैसले का आपने जिक्र किया, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब, मीतीस को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने की सिफारिश थी, सुझाव था. अभी उस पर आएंगे, उसका पूरा एक बैकग्राउंड है और उस पर भी चर्चा करेंगे, आपसे आपकी राय लेंगे. लेकिन अभी जरा हिंसा का बताइए कि हिंसा क्या पहाड़ों में ज्यादा हो रही है, हिल्स एरिया में, कि वैली में हो रही है? क्या मीती चर्चेस भी, क्योंकि ये एक परसेप्शन है कि मीती हिंदू है, तो मीती क्या सिर्फ हिंदू है, उसमें ईसाई नहीं है, उनके भी चर्चेस जलाए गए हैं. हिंसा ज्यादा कहाँ हुई है, हिल्स में हुई है कि वैली में हुई है, और ये कैसी ऑर्गेनाइज हिंसा है, और पुलिस और फौज इसको रोकने में क्यों कामयाब नहीं हुई? क्योंकि अब तो वहां पे 355 लगा हुआ है.
अब तो सिक्योरिटी फोर्सेस केंद्र सरकार की हैं। अब हम बीरेंद्र सिंह को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। गृह मंत्री वहां जा भी चुके हैं। जी बीना जी। यस प्रशांत जी, हम आपके व्यूअर्स को हिस्ट्री बताएंगे। हम ना 15 साल से भारत सरकार को हम बोल बोल के हम थक चुका है कि हमने बोला, मैं आई एम ए हिस्टोरियन बाय ट्रेनिंग एज वेल एज इंटरनेशनल रिलेशंस। नॉर्थ ईस्ट का हिस्ट्री या मणिपुर का हिस्ट्री तो छोड़ो, पूरा नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री हमारे देश के सिलेबस में नहीं है प्रशांत जी, ठीक है? तो कोई भी नहीं जानते कि क्या हो रहा है इतिहास में। सो यस, मणिपुर में क्या हुआ कि मणिपुर पूरा इंडिजिनस स्टेट था। जो हम वर्शिप करता है, जो सूरज का किरणें और चांद के किरणें, हम नेचर वर्शिप करते हैं ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट मणिपुर के लोग। मगर 18th सेंचुरी में वैष्णविज्म आया वैली एरिया पे, ठीक है? तो वैष्णविज्म आया वैली में, ज्यादातर वैष्णविज्म है, हिंदुइज्म है। देन ब्रिटिश 1891 में आया, ब्रिटिश लोग आया 1891 में, मणिपुर कब्जा किया। मणिपुरीज खुद लड़ाई किया, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। And then, because already the valley had some population of Hindus, British missionaries hills में जाके उन लोगों को Christianity में बदल दिया। Mr. Pettigrew is the one who started Christianity in the hills. So ये जो divide हो गया है ना। So yes, so this is the reality कि hills में ज़्यादातर Christians है, but even the hills में उनका indigenous religion भी है। This is not completely whole are Christians also. Same thing in the valley also. There's majority have turned into Vaishnav Hinduism, but there are many, about 8% who are following the indigenous faith called Sanamahi, means worshipping सूरज के किरणें को जो worship करते हैं. So in this हिंसा में, yes, churches were burned. More than 600 churches were burned. 17 temples were burned. But this is one thing, Prashant ji, for the first time I am telling viewers in India, जो indigenous homes है, जहाँ पे nature worship करता है, उनका ना चर्च है ना हिंदू टेम्पल है। उनका जो टेम्पल में ना घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रख के वो पूजा करते हैं। जब ऑलमोस्ट 10,000 घर जला गया है इंडिजिनस पीपल का, उन लोगों ने बोला वो भी हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, बट ये चर्चा क्यों नहीं कर रहा है? सो इट इज नॉट जस्ट अ कंपैरिजन बिटवीन चर्च एंड टेम्पल्स, बट जो इंडिजिनस लोग का जो घर जलाया है, बोला उनका भी अपना स्पिरिचुअलिज्म को जलाया है इन लोगों ने। ये तो कोई नहीं काउंट कर रहा है ना। सो इन शॉर्ट, thousands of indigenous homes have been burned. That means their places of spiritualism was also burned, not just the 600 churches which belongs to Kuki. Yes, and you are right, some Meiteis have also converted in the past couple of years to Christianity. Even their churches have been burned, and also Hindu temples. So is violence में प्रशांत जी, in short, आम जनता के जो लोग, आम जनता के जगह, घर, या जो उनको सुकून लाने के लिए पूजा का जगह है, या क्रिश्चियन का या हिंदू का है, इंडिजिनस का है, जला दिया है, पूरा जलाया है स्टेट। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड प्रशांत जी। या जी, एक अब बैकग्राउंड उसका ये है जो आप चर्चा कर रही थी और जो बार बार आता भी है खबरों में और डिस्कशंस में, कि हाई कोर्ट का फैसला आया 20 अप्रैल को, और उसने इस वायलेंस को ट्रिगर किया, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा कि मीतीस को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे देना चाहिए। शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने से दो फायदे होंगे। एक, उनका हिल्स में जमीन खरीदने का अधिकार मिल जाएगा, जो कि अभी नहीं है। दूसरा कि जॉब्स, लेकिन मीतीस ऑलरेडी ओबीसी में काउंट होते हैं, तो जॉब रिजर्वेशन तो है। और जो शेड्यूल्ड ट्राइब का में जोड़ने का मामला है, वो 1999 में वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा और वो एक लंबा प्रोसेस है, और वो सेंसस के बाद ही होगा। तो ये जो अभी पहली स्टेज भी उसकी नहीं है, शेड्यूल्ड ट्राइब में मीतीस को जोड़ने की पहली स्टेज में भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात में सुनवाई नहीं की है। तो ये जो ट्रिगर हुआ वायलेंस, वो जो इमोशनल फियर की वजह से, कि
को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा सरकार देने जा रही है। सरकार की तरफ से क्या मैसेजिंग में प्रॉब्लम थी कि कुकीज इनसिक्योर हो गए या मीतीज इनसिक्योर हो गए, सरकार ने कोई बीच बचाव नहीं किया और ये पोलराइजेशन यानी जो बट गया समाज हिल्स और वैली और मीती और कुकी और नागाज में, ये बहुत लंबी लड़ाई अब कई वर्षों तक रहेगी। और ये वायलेंस का जो मौजूदा दौर है उसकी जड़ में ये है। प्रशांत जी, हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है लाइफ में। हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री नहीं समझेंगे तो कोई भी पॉलिसी सक्सेस नहीं होगा। दिल्ली जो में बैठे हुए हैं वो नहीं जानते मणिपुर क्या है, नॉर्थ ईस्ट क्या है, और पॉलिसी के ऊपर 70 years तक, 70 years इज सीनियर सिटीजनशिप इन आवर ह्यूमन एज में, तब भी समझ में नहीं आती इन लोगों को कि क्या हिस्ट्री है। ये जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाला जो चीज है, ये ब्रिटिश टाइम्स ने लगाओ। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इज अ पार्ट ऑफ अ कॉलोनियल डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। कॉलोनियल डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ताकि कॉलोनियल रूल कैसे कंट्रोल करता है कि एक सेम सिमिलर पीपल को टुकड़े टुकड़े करके तो भारत को, इंडिया को नहीं रूल किया ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। सेम थिंग हैपन इन मणिपुर। British colonial rule realized when Britain took over Manipur in 1891, they deliberately divided the hills and the valley. प्रशांत जी, कैसे जो प्रकृति अपने आप को डिवाइड करता है कि मदर नेचर की पहाड़ तुम अलग है, नदी तुम अलग है, ये हवा पानी अलग है। एक तो संस्कृत में भी बोलता है कि वर्ल्ड इज वन फैमिली। ये जो डिवाइड है, ये कॉलोनियल डिवाइड एंड रूल है। सो एज अ रिजल्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो भी नाम है, ये ब्रिटिश ने दिया है। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम एंड सेम थिंग, भारत सरकार, दे कैन टेक एनी ऑफ दिस लेबल्स टुडे और टुमारो ऑफ एंड विल से ऑल आर इंडियंस। These are colonial constructs which has been existing. And in terms, so what has happened in Manipur is, yes, those who are at a disadvantaged position, they were given, the scheduled tribe status, and so they get access to jobs, medical. We have seen the advantages of many of that. And the Meiteis, Prashantji, not everyone in the Meitei is a OBC, not. It is also wrong to say Meiteis are all OBCs. It's only a few sections which can qualify to be. Generally, Meiteis are competing like you, आपकी तरह, जो normal Indians की तरह, they are participating in it. So as a result, the Meiteis felt that they have been disadvantaged in Manipur. Whether it's Meitei, so that is, of course, they are in a majority, but they have also been feeling, as per many reports, insecure. In fact, Prashantji, this is a case of insecurity. And so if somebody is insecure, darkhast karta hai, they give a memorandum and then let the government of India decide, no, we cannot take law into its own hands. Yes. So the fact that of course, the Meitei will, aap तारे जमीन, चांद चाहिए, तो you can ask for the moon. But then it depends on a proper committee to be formed. So let that take a due process, a democratic country. But why do you take law into your own hands? This is the issue, Prashantji. That's the second point. And another point I wanted to share is this fact that it is, again, as I mentioned, these divides that has been engineered. So as a result of this creation of, say, hills versus valleys, scheduled caste or non-scheduled, all of these are colonial constructs. And it, in fact, in government of India should have Manipur is a very small state. And then there are laws of the valley and laws of the hill. When government of India took over Manipur, they should have done away with this. They should have sat down with everyone and it's like one country, two law. How can you have one country and two law? So government of India also exacerbated this British colonial separation. And as a result, what you're seeing now that is being played out is a result of British colonial rule and as well way of the government of India's, modern India's, way of mishandling this.
which has resulted in the violence that it has brought about. So we have to really go back into history, put everything on the table, and निर्णय जब ले जाते हैं अच्छी तरह से जो resolve करने के लिए, you need to understand these histories before. It is not about trying to get land. It is not about being. It's about insecurity. The Meiteis are also feeling insecure. The Kukis are also feeling insecure. It's a question of insecurity, and that insecurity has been weaponized. Identity, this is what I want your viewers to understand, Prashant ji, that जो fear, जो डराव है, fear is always there in our lives. इंसानियत का दूसरा नाम है fear. हमेशा डराता रहता है, ये होगा, ये नहीं होगा, ये. So this भयानक जो fear जो generate किया है, this is then taken advantage of by people who are close to drug trafficking, gun running, human trafficking, and those, and most importantly, the politicians weaponize this fear. And this is exactly what's happening in Manipur. बीना जी, आप बार बार एक बात का जिक्र कर रही हैं, इनसिक्योरिटी. मैं जरा इसी पे आना चाह रहा हूँ कि ये जो इनसिक्योरिटी है, वो बहुत डिसइंफॉर्मेशन से, मिस इन्फॉर्मेशन से, गलतफहमियों से, अफवाहों से, और आपने कहा कि हिस्ट्री को ना जानने से पैदा होती है, और वही वायलेंस का कारण बन रही है. अब जैसे मान लीजिए कि मणिपुर में मीटीज जो हैं वो 53-54% है. ज्यादातर विधायक भी इन्हीं के हैं, ज्यादातर एमएलएस भी इन्हीं के हैं, मुख्यमंत्री भी मीटी कम्युनिटी से ही आता है. कुकी और नागा जो है वो 16% और 24% है. अब एक अननेसेसरी फियर है कि ये पॉपुलेशन को ओवरटेक कर लेंगे, ये मेजॉरिटेरियन फियर है. और यही भारत के दूसरे हिस्सों में मुस्लिम्स के प्रति भी कहा जाता है, क्योंकि आरएसएस का प्रचार है कि मुस्लिम में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत है, जो कि गलत है. तो एक तो ये फियर है, तो ये इस फियर का इलाज क्या है? क्योंकि ये फियर तो अनफाउंडेड है, इसका ये डिसइंफॉर्मेशन है, और इतना एक्सोडस भी नहीं है इमिग्रेंट्स का कि जो पॉपुलेशन को ओवरटेक कर ले. यस, प्रशांत जी, जो आपका सवाल है ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है. लेट अस स्पेंड सम टाइम टू मेडिटेट ऑन दिस, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन is happening not just because of the fear of the Meiteis, but there is, since 3rd of May, there has been a massive disinformation campaign also going on to change the history of Manipur. Massive distortion of history of Manipur happening online, evidence after evidence. Distortion of the size of Manipur, distortion of the history of Manipur has been happening non-stop. So there's a war on the front, jo zameen, like happening in Manipur, and there's an online war going on. Okay, so and a lot of like misinformation has been going on this. Number two, in terms of majoritarian politics, the northeast of India, Prashant ji, has seen two states, state of Tripura, जो उनका indigenous population है, because of population engineering, have been reduced to almost less to 30%. So all the chief ministers of Tripura are now coming from what they called another community. Same thing in Sikkim. The Sikkimese people, the Bhutia Lepcha indigenous people, who have been, because again of population engineering, became a minority in their own land. The Meiteis are seeing this, and they have been saying from 2005, or no, 1995, because the records are there. They've been writing memorandums to the governor, to the chief minister, student bodies, that they are fearing since 1995, Prashant ji, not now, that they have been asking that they should do a system to protect Manipur before it becomes another Tripura. There are memorandums after memorandums submitted to the chief minister, to the governor, to the prime minister on this. It is not true. Manipur, it is not true that only Meiteis have become the chief minister. The first chief minister of Manipur was a Manipuri Muslim, Prashant ji. And
Rishan Kaishing, one of the most respected chief ministers of Manipur, who is the oldest serving member of parliament and who was the longest serving since 1950s, Mr. Rishan Kaishing is a Tangkhul Naga. So it is not true that only Meiteis have become chief minister, Prashantji. Manipur is a multi-ethnic, multi-religious. It's like a mini India. Usme nahi hai ki only Meiteis have. Of course, in the assembly, out of 60, 40 are there, 20 are from the hill districts. But then, so they have to, again, as I mentioned, I am not a politician, but if there are issues out there, and of course the development only centered in the valley has angered our brothers and sisters in the hills, again, all of this issue has to be spoken out by talking to each other and by not killing each other, you see. That is the issue. Yes, mudde hai that people in the hills have been feeling that they have been marginalized. But let us talk this out and let us negotiate rather than starting to kill each other. So that's why I'm saying all of this issue is that definitely it has ramification, but the critical factor in which what is happening in Northeast have to be seen in the question of the asking of what is called homelands. This is one thing I want your audience to understand, and I have not spoken this anywhere else again, because the conflict is going on. We are trying to make the public understand. The other thing is contested homelands. Prashantji, what is contested homelands? The Meiteis were, yes, they were in controlling Manipur for 3,000 years. It's a very ancient civilization. It's an Asiatic nation state like Bhutan and Nepal, which was joined the Union of India in 1949. And it has a very rich history, own constitution, 74 lines of kings, own written script. It has a Chaitharol Kumbapa, which is a royal chronicle. It's one of the most ancient civilizations of the world. Okay, that's one, okay. Now, this idea of Manipur, with the emergence of the call of Nagalim by the Nagas, remember in 2001, there was also huge violence in Manipur when Atal Bihari Vajpayee's regime. What is very interesting is during the BJP regime, this is 2001, if you remember Manipur, 18 people were shot dead in front of the governor's house. And why they were shot dead? Because they say that the Naga agreement shouldn't be extended to Manipur, but should only be remaining in Nagaland. But there are Nagas in Manipur, and there was a lot of fear at that time that it will break the territorial boundary of Manipur. Remember the word territorial boundary of Manipur. When Manipur signed the merger agreement in 1949, Government of India promised that the Manipur's territorial boundary will be protected. That's why in Congress regime, in BJP regime, they always talk that Manipur's territorial boundary will be protected. Remember this. You will see this in the manifesto. Now, the Kukis are also demanding their own Kuki land. Okay. Now, this Kuki land is not just in Manipur alone. This Kuki land consists of parts of Burma, consists parts of Mizoram, and parts of Bangladesh, Prashantji. So the Kuki land formation is not just about, and of course, they want the hill districts of Manipur also. This is where the Meiteis are, fear factor comes in, right? So that it will break. So you have already an ancient Asiatic nation state called Manipur, which the government of India said it will protect. And then you have nation states created around that, which are, carving out portions of Manipur. That's why in 2001 also, and now, that's why the Meitei people are enraged, Prashantji, because they feel कि उतना उनकी state को टुकड़ा करके रखेंगे. That's why the whole Meitei population is absolutely incensed, Prashantji. And the reason is, Prashantji, let me ask this question to you and your viewers. If Kashmir, or even Kerala, or even if Orissa, any state of India, they say we want to be separated, how would you, as an Indian citizen, feel? And they say we want to separate and join a greater homeland of another country, region. आपके दिल में क्या बीतेगा, प्रशांत जी? ये आप सवाल अपने ऑडियंस से
अपने आप से और भारत सरकार से पूछिए. So what is happening in Manipur is not just what happened in May, but this fear की डराव कि इतना सुंदर सुंदर सबत्या सुंदर जो एशियाटिक नेशन स्टेट जो इंडिया के बाउंड्री को साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में प्रोटेक्ट कर रहा है. They are about to break that. And mind you, Prashant ji, if you break Manipur, if the government of India allows Manipur to be broken, it will start the disintegration of India's northeast. It means the disintegration of our country. This is very, very serious, which I want you and your audience to know. And that's why the fight in Manipur is not just by the Meiteis for themselves. It's a fight to protect Manipur and protect the boundary of our country at the farthest corner of our lands. So I want your audience, your viewers, and most important, if the government of India is listening, that they should do all in their efforts to protect the territorial integrity and boundary of Manipur. Otherwise, it will start the balkanization of our country. Very serious. This is सवाल और बहुत लोकल और बहुत जेन्युइन सवालों का संघर्ष है वहाँ पे, चाहे वो हिल रीजन का हो, चाहे वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का हो, चाहे वो रिजर्वेशन या ट्राइबल स्टेट का हो, और ये सारे बहुत ही लोकल इश्यूज हैं वहाँ के जो दशकों से हैं वहाँ पे, जिनका रेजोल्यूशन होना जरूरी है. लेकिन इसको, इस पूरी वायलेंस को या इस पूरी क्राइसिस को एक रंग दे दिया गया और वो रिलीजन का रंग दे दिया गया. क्या इसमें आरएसएस का कोई रोल वहां पे आप देख रही हो? क्योंकि ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं कि आरएसएस की दखलंदाजी बढ़ी है मणिपुर में पिछले कुछ वर्षों में. Yes, I think प्रशांत जी, ये जो हिंसा मणिपुर में हुआ है, इवन हमको नहीं लगता कि आरएसएस मणिपुर की हिस्ट्री को अच्छी तरह से समझ नहीं पाया है. इनफैक्ट वो लोग भी आश्चर्य हो गए कि क्या हो रहा है. उन लोगों के पास भी सोल्यूशन ही नहीं है. अपने, एक हिंदी में कहावत है, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना, ये हो गया है मणिपुर में जी. तो आरएसएस वहां गई और बूमरैंग हो गया. इसीलिए मोर देन 50 दिन से 51 डेज से जल रहा है मणिपुर. आग को कितना लगता है बुझाने में? गुजरात की आग को 3 दिन लगा बुझाने में. मणिपुर छोटी सी जगह जो छोटा है, गुजरात से भी छोटा, दिल्ली से भी छोटा, क्यों बुझा नहीं पा रहा है? सो हाँ, आग जलाने के लिए आए थे, अपने आप खुद जल गया. ये दिस इज द सिचुएशन. इसीलिए मणिपुरीज आर लेफ्ट टू देमसेल्व्स. प्रशांत जी, हम लोग अभी क्या बीत रहा है हमारे में, हमको लगा हमको अबैंडन किया हुआ है. आरएसएस ने भी, भारत सरकार ने भी, पूरा देश में भी. प्रशांत जी, इट इज नॉट जस्ट अबाउट अ गवर्नमेंट. आप जर्नलिस्ट लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं इंडिया के. हमने दिल्ली में जब मिले थे आपसे, क्यों दिल्ली में रहे हम? ताकि हम पीपल ऑफ इंडिया को बताने के लिए कि मणिपुर में जो जल रहा है 1950 से, उसको प्लीज हेल्प बुझाने के लिए. कोई नहीं सुना हमारी बात को. पूरा नॉर्थ ईस्ट को ना एकदम अलग तरीके से 15 साल हम दिल्ली में काम किया कि एटलीस्ट आज कमिंग एंड गोइंग टू लेट इंडिया इंटरनेशनल, कितना मीटिंग किया है समझाने के लिए. एनसीईआरटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिले कि प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग टू हेल्प रिजॉल्व. हमारी बात को कोई, किसी ने सुना नहीं प्रशांत जी. सो व्हाट इज हैपनिंग इन मणिपुर, रिलीजन का भी नहीं है अभी नाउ. एंड आई टोल्ड यू, इट्स नॉट अ फाइट ओवर रिलीजन ऑल्सो, इवन इफ दे ट्राइड. कोशिश तो किया है ये रिलीजन का रंग देना, but it has now gone beyond religion. That's why I'm saying this conflict is having geopolitical cross-border dimension. I don't think they even understood it. So this is the situation. यहाँ से आगे का रास्ता क्या? क्योंकि बहुत ही कठिन दौर पे मणिपुर है, रोज हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं. Yes. खबरें आती हैं कि डेड बॉडीज तक नहीं उठा पाए हैं. नहीं उठा पाए. तो
यहाँ से सोल्यूशन क्या है, क्या कैसे रुकेगी ये वायलेंस, नंबर वन। दूसरा कि ये जो दिलों में खाई आ गई है, तो कम से कम 3 कम्युनिटी वहां पे जो है, कुकीज, नागाज और मैतीस, ये खाई कैसे पटेगी? तो बहुत लंबा घाव आ गया। प्रशांत जी, इतिहास में, भारत या दुनिया के इतिहास में घाव होता रहता है। हीलिंग, इसीलिए हीलिंग भी आएंगे। मणिपुरी पीपल ऑफ मणिपुर, इस हिंसा तो छोड़ो, जब चाइना ने हमला किया मणिपुर को 12th सेंचुरी में, मणिपुरी लोग ने चाइनीज लोग को हराया। 18th सेंचुरी में बर्मा ने भी 7 साल कब्जा किया बर्मीज लोग ने मणिपुर। इतिहास, learn the history of Manipur, you will see. It's called Chahi Tarek Khuntakba, 7 years devastation. Manipur survived that. The people of Manipur will survive जो मे का जो हिंसा शुरू हुआ है। हमारे इतिहास में this invasions, this fears, this thing. So this Manipuris, both, everyone will rise, because Manipur belongs to every community. It is not just for Meiteis or Nagas or Kukis, and Manipuris have also Manipuri Muslims. It has many other smaller ethnic communities. Jo aap naam, if I start rattling, you will not even know. So let us go back to history. Let us understand what are the issues. Put it on the table. We are a civilized world now, isn't it? So let's put on the table. That's why we are calling for truth. We are calling for truth, peace talks, genuine peace talks. Let the leaders of everyone come together. Let us have a truth and reconciliation commission. उसमें जो जितना भी आपके बिल में जो दराव है, hill or valley, cookie में, let's put on the table. Let's negotiate so that we learn to coexist. Because Prashant ji, people in Manipur have to coexist. कहाँ जाए? Where will Nagas go, Kukis go, Meiteis go? We have to live together. So it is a situation which the leaders of all the 3 communities and all the communities must come together, and the government of India, people of Manipur, people of the country, and everyone should help. Not take sides. Do not take sides, because tu मैं ना आप लोग खुद जला देंगे. But the people of Manipur have very strong and resilient, Prashant ji. If you see women on the streets now, on the streets, the people of Manipur are waking up, and they will defend the state. They will defend the territorial integrity, and they will also ensure that the healing also starts. It has to be a collective process. As I said, the people of Manipuris. Call Manipuris. आप लोग ना कुकी, मैतेई, नागा कर करके Manipuris को भूल गया है. The Manipuris will defend, the Manipuris will protect, the Manipuris will start the healing. We are confident of that. It is very painful times, but we will start the process. The process has already started, and we want the country and anyone with a humane heart to help us with this. बहुत इम्पोर्टेंट संदेश दे रही बीना जी आप, और हम भी ये कामना करते हैं कि हिंसा रुके, वहाँ भाईचारा बने। आखिर में आप प्रधानमंत्री से क्या चाहती हैं? प्रधानमंत्री, हम पूरा जो उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं बोला है। सो इंसान के नाम, इंसान क्या होता है, दिल में क्या बीतते हैं, रिक्वेस्ट करता है कि सुनिए हमारी बात, आइए हमारे जगह पे, ये जो दुखता है उसको थोड़ा सा उसको मलम दे दीजिए। जो वायलेंस, जो इतना वुंडेड हो गया है, पूरा सोल, दिल, दिमाग पूरा वुंडेड करके फैलाया है लास्ट 1 month से। He hasn't listened. पूरा मौन, प्रधान मौन मंत्री हो गया ना ये। So we have no hope from him anymore.
हमको नहीं लगता कि अभी जब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है 24 घंटे के अंदर वो भागी वहां पे, जब मणिपुर 1 महीने से जल रहा है, ना आए, ना एक शब्द भी नहीं बोले। हमको नहीं मौन मंत्री नहीं चाहिए। People of India must wake up that we elect a Pradhan Mantri which can feel for 1.3 billion citizens. उनके दुख, उनके दर्द को समझ पाते हैं और उसमें he is the father, the parent figure of our country. Right now we feel हम fatherless है, हमारे माँ बाप ही नहीं है। जी, बहुत ही दुखद है। और बीना जी बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका कि आपने समय दिया, और बहुत माफ़ी की इंटरनेट की लाइन की कुछ गड़बड़ की वजह से आपका वीडियो बार बार नहीं आ रहा था दोस्तों। लेकिन बीना जी की बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो की जो त्रुटि है उसको नज़रअंदाज करके इनकी बात को समझिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बारे में, मणिपुर के बारे में बहुत सी बातें मीडिया में बहुत भ्रामक तरीके से आ रही हैं, प्रचार है, उससे बचें और सही बात को समझें। तो बीना जी ने एक पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, एक दृष्टिकोण यहाँ पे रखा है उस समस्या का। हम भी चाहते हैं कि ये हिंसा रुके, जो जान माल का नुकसान हुआ है उसका हर्जाना दिया जाए, लोगों को नौकरियां मिले और देश के विकास में मणिपुर वैसे हिस्सा ले जैसे वो ओलंपिक मेडल लाता है बॉक्सिंग में या वेट लिफ्टिंग में, ओलंपिक में और कॉमनवेल्थ में। तो मणिपुर देश का गौरव है, लेकिन गौरव जो है वो क्षतिग्रस्त है, घायल है, तकलीफ में है। वो तकलीफ उसकी जल्दी खत्म हो। और प्रधानमंत्री, जैसा हम सब कह रहे हैं और बीना जी भी ने कहा कि प्रधानमंत्री बोले, वो मन की बात करते हैं, वो अमेरिका में बहुत से लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन अपने देश के लोगों में जहाँ पे इतना नुकसान हो रहा है कम से कम कुछ बोलना चाहिए था, वो बोले नहीं। ये बड़ा दुख की बात है, लेकिन हमें उम्मीद है कि मणिपुर के लोग और इस देश के लोग इस दुखद घड़ी से निकलेंगे और मणिपुर एक बार फिर बहुत शांतिप्रिय इलाका होगा और देश के अपने विकास में और देश के विकास में भागीदार बनेगा। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म करते हैं, और एक बार फिर बहुत क्षमा के साथ कि इंटरनेट की दिक्कत की वजह से बीना जी का वीडियो रुक के आया, लेकिन उनकी आवाज़ थी और ये आवाज़ मणिपुर की देश सुनता रहे, ये बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। और अगले सप्ताह फिर किसी और मुद्दे पर किसी और शख्सियत के साथ डीबी डायलॉग लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।